मैं वीरेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा में आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट्स, जिसको हम हिंदी में पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। यह कब बनाया जाता है? डियर स्टूडेंट्स, यह जो फर्म के पार्टनर होते हैं उन पार्टनर्स की पोजीशन में चेंज होते ही यह बनाया जाता है। मतलब जो हमारे पार्टनर होते हैं उनका जो प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो है, लाभ हानि अनुपात है, वो चाहे किसी भी कारण से परिवर्तित हो, उसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाते हैं। अब साझेदार है जो हमारे पार्टनर है, उसकी सिचुएशन में या उसकी पोजीशन में चेंज कैसे कब कब होता है, इसके हम 4 केस हैं। पहला, जो वर्तमान साझेदार है उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। फर्स्ट, पहला केस, जब वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो। जैसे कि मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं जिसका लाभ हानि अनुपात 1:1 है और उन्होंने किसी एक तिथि को, किसी एक डेट को यह डिसाइड किया, यह निर्णय लिया कि अब उनका जो लाभ हानि अनुपात है वो 2:1 होगा। प्यारे बच्चों, इस साझेदारी में ए की जो स्थिति थी वो पहले 1/2 थी और अब जो होगी वो 3/2 होगी ए की। अगर हम बी की बात करें, पहले 1/2 थी, अब 1/3। मीन्स ये जो साझेदारी है, इस साझेदारी में ए बी या किसी एक पार्टनर की भी सिचुएशन में, पार्टनर की भी पोजीशन में अगर परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होना। सेकंड, किसी नए साझेदार का फर्म में प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं। ए और बी की जो कैपिटल लाने की अक्षमता है वो कम है। वो उस कैपिटल की रिक्वायर को पूरा करने के वास्ते किसी एक थर्ड पर्सन जो फाइनेंशियल रूप से काफी स्ट्रॉन्ग हो उसको अपना पार्टनर बनाते हैं। पहले ए और बी दो पार्टनर थे, मान लीजिए जिसका रेशो 1:1 था। अब ये पार्टनर 3 हो गई, मान लीजिए इनका रेशो कितना होगा, 1:1:1। अब पहले ए की जो फर्म में सिचुएशन थी वो 1/2 थी और अब सी के आने के बाद ए की जो सिचुएशन होगी वो 1/3 होगी। मीन्स जैसे ही कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने जो साझेदार हैं उसके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। केस नंबर 3, केस नंबर 3, वर्तमान साझेदार के द्वारा अवकाश ग्रहण करना या वर्तमान साझेदार की मृत्यु। मान लीजिए ए बी सी 3 साझेदार थे जिसका रेशो 3:2:1 था और इसमें से ए अवकाश ग्रहण करता है या ए की मृत्यु होती है।
अब बाकी जो पार्टनर बच गए बी और सी, उनका रेशो 2:1 है। अब ए के अवकाश ग्रहण करने से पहले बी की जो स्थिति थी फर्म में वो 2/6 थी, और ए के अवकाश ग्रहण करने के बाद बी की जो स्थिति है वो 2/6 है। उसी प्रकार सी की बी ए के अवकाश ग्रहण करने से पहले फर्म में जो पोजीशन थी वो 1/6 1/6 थी, और अब 1/3 मीन्स इस केस में भी साझेदार जो है उसकी पोजीशन में क्या हुआ, परिवर्तन होगा। केस नंबर 4 एंड लास्ट, दो फर्मों का सेमिलेंट, दो फर्मों का सेमिलेंट मतलब मान लीजिए एक्स और वाई दो फर्में हैं। फर्म एक्स को ए और बी दो पार्टनर चलाते हैं, फर्म वाई को अकेला सी चलाता है। इन्होंने दोनों फर्मों ने डिसाइड किया कि हम एक साथ काम करेंगे, मीन्स अब दो फर्मों के बजाय दोनों फर्म मिलकर काम करेंगी और फर्म का नाम होगा एक्स वाई। अब इनका रेशो ए बी सी 1:1:1, 1:1:1 होगा। जब तक ये दो फर्में आपस में नहीं मिली थी तब से पहले ए की जो स्थिति थी फर्म में वो 1/2 की थी, बी की जो स्थिति थी वो 1/2 थी, और सी की उसकी फर्म स्थिति 1/1 मीन्स 1 थी। लेकिन जैसे ही दो फर्में आपस में मिली तो सी की जो स्थिति थी वो पूरी फर्म का अकेला मालिक था, अब उसकी स्थिति कितनी होगी, 1/3 मीन्स इनकी जो प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, पार्टनर की पोजीशन में चेंज कैसे होता है। इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो ऐसे पढ़ सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्सेप्टिंग पार्टनर्स, चेंज इन द शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो अमंग द शेयरिंग पार्टनर्स। सेकंड, admission of a new partner. Third, retirement or death of a new partner. Case number 4, amalgamation of two firms. Students, जब वर्तमान जो साझेदार है उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होते ही हमारे सामने अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती है, जिसको हम हिंदी में लेखांकन समस्याएं बोलते हैं। और उन लेखांकन समस्याओं में जो हमारी प्रमुख होती है वो होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट्स, और आज हम उसी समस्या का अध्ययन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसको हम हिंदी में पुनर्मूल्यांकन खाता बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, या हम इसको बोल सकते हैं कि वर्तमान साझेदारों की जो फर्म में पोजीशन है उस पोजीशन में चेंज होते ही हमारे सामने लेखांकन समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और उन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रॉब्लम मेन होती है, या रीवैल्यूएशन। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है? फर्म की जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है उसका दोबारा से मूल्यांकन करना, फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना। स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम फर्म की लायबिलिटीज एंड एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज, जो फर्म की प्राइस है, वैल्यू है, उसमें कमी या वृद्धि हो, उस कमी या वृद्धि को फाइंड आउट, ज्ञात करने के वास्ते हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट्स। समय बदलने के अनुसार जो हमारी संपत्ति या दायित्व है उनमें परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को आंकने के वास्ते, उस परिवर्तन का आकलन करने के वास्ते जो अकाउंट्स हम बनाते हैं उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट्स दो प्रकार से बनता है। फर्स्ट,
जो भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटी हैं उसके परिवर्तित मूल्य को हम बुक किताब खातों में दिखाते हैं। दूसरा, जब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में हुए परिवर्तनों को हम पुस्तकों में नहीं दिखाते। जब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में हुए परिवर्तनों को हम पुस्तकों में दिखाते हैं। दूसरा, जब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में हुए परिवर्तनों को हम पुस्तकों में नहीं दिखाते। तो आइए हम कहते हैं पहले फर्स्ट केस। कौन सा? जब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में हुए परिवर्तनों को हम पुस्तकों में दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड में वो आइटम आएंगी जिसके मूल्य में परिवर्तन होने का फलस्वरूप फर्म की लॉस हुआ है, फर्म को हानि हुई है। एक बार फिर, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में वो आइटमें आएंगी, वो मदें आएंगी जिससे फर्म को लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, टू डिक्रीज the value of assets। अगर किसी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, सीधा लिखो, संपत्ति के मूल्य में कमी। मान लीजिए स्टूडेंट्स, कोई एक मशीनरी हमें खरीदी थी 2 साल पहले या 1 साल पहले। जिस समय हमें खरीदी थी उस समय उस संपत्ति की मार्केट वैल्यू 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए थी। और आज के दिन उस संपत्ति, उस मशीनरी की वैल्यू 8,000 रुपए है। कितनी? 8,000 रुपए। तो इस जो मशीनरी थी, जो हमने 10,000 रुपए में खरीदी थी, आज इसकी वैल्यू 8,000 रुपए। मीन्स ये जो मशीनरी थी, ये जो मशीनरी थी, इसकी वैल्यू कितनी कम हुई है? 2,000 रुपए। तो कोई भी संपत्ति है, चाहे वो मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है, चाहे कोई भी संपत्ति है जिसकी वैल्यू पहले ज्यादा थी अब कम है, हम उसी संपत्ति का नाम लिख देंगे यहां पर, और जितने रुपए से कम हुई है वो अमाउंट यहां पर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये लिया मशीनरी की जो बुक वैल्यू थी 10,000, लेकिन आज के दिन में जो मार्केट वैल्यू है वो 8,000। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? टू मशीनरी कितनी डिक्रीज हुई है, कितनी कम हुई है? 2,000 रुपए। तो क्या लिखेंगे? टू मशीनरी 2,000 रुपीज। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी संपत्ति की कीमत बढ़ जाए, जैसा कि आमतौर पर जमीन के केस में होता है। लैंड, मान लीजिए कि आज से 2 साल पहले एक लैंड, जमीन का टुकड़ा, भूमि, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, आज उसकी कीमत 1,30,000 रुपए हो। पहले जमीन की कीमत 1 लाख रुपए थी, आज जमीन की कीमत 1,10,000 रुपए। मीन्स जमीन की जो वैल्यू है वो 30,000 रुपए से बढ़ी है। जमीन की जो वैल्यू है वो 30,000 रुपए से बढ़ी है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? बाय इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। हिंदी में लिखे तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। यहां पर मशीनरी का एग्जाम्पल लेंगे 2,000 रुपए। अगर हम यहां पर जमीन का एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें,
तो यहाँ पर 30,000 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है कि जितने रुपए से कोई भी संपत्ति कम या ज्यादा हुई है, सिर्फ वो डिफरेंस लिखना है, वो सिर्फ हमें अंतर लिखना है। अगर संपत्ति की कीमत बढ़ी है तो बढ़ा हुआ जो डिफरेंस है वो यहां पर, अंतर यहां पर, और अगर संपत्ति की कीमत घटी है तो जितना घटा है वो यहां पर। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। हिंदी में बोले तो दायित्व के मूल्य में वृद्धि। देश में ऐसा हो सकता है कोई ऐसा दायित्व जिसको हमें कम आका हो लेकिन एक्चुअली में ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फार्म पे किसी ने केस कर रखा है और हमने यह अंदाजा लगाया था कि मान लीजिए यदि हम केस हार भी जाते हैं तो हमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और उस 1 लाख के हिसाब से हमें प्रोविजन बना रखा था, प्रोविजन फॉर क्लेम 1 लाख। एक्चुअली उसके बाद जब कोर्ट ने डिसीजन दिया तो हमें वो 1,50,000 रुपए देने पड़ गए। कोर्ट ने बोल दिया कि आप 6 महीने के अंदर अंदर इसको 1,50,000 रुपए दो। हो गई प्रॉब्लम। एक्चुअली हम लायबिलिटी दायित्व तो कितना माने हुए थे, 1 लाख रुपए। अब हमें कितना पे करना पड़ेगा, 1,50,000 रुपए। तो इसको हम बोलते हैं दायित्व के मूल्य में वृद्धि। और जब दायित्व के मूल्य में वृद्धि होता है तो इससे फर्म को क्या होती है, हानि होती है। तो कहां पर आएगा, दायित्व के मूल्य में वृद्धि। हमने जो प्रोविजन फॉर क्लेम बना रखा था या रिजर्व फॉर क्लेम बना रखा था वो 1 लाख रुपए। एक्चुअली तो हमें पे करने पड़ेंगे वो 1,50,000 रुपए। जो डिफरेंस है, जो अंतर अमाउंट का, हमें प्रोविजन 1 लाख रुपए का बना रखा था, एक्चुअली पे करने पड़ेंगे 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए। तो जो हमें ज्यादा पे करने पड़ेंगे वो सिर्फ अंतर यहां पर आएगा। उसको क्या बोलेंगे, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि लायबिलिटी कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर ने हमारे वास्ते प्रोविजन बना दिया, एक क्रेडिटर जिसको हमने 1 लाख रुपए पे करने थी, उन्होंने हमको छूट दे दी, डिस्काउंट। छूट दे दी 5%। तो ये अब जो लेनदार हमें छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे, हमारे प्रोविजन बनाएंगे, वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। मीन्स पहले जो हमें 1 लाख रुपए पे करने थे, अब हमें कितने पे करने हैं, 5% डिस्काउंट लेस करके। इट मीन 1 लाख की 5%, 5,000 रुपए कम देने हैं। मीन्स 5,000 रुपए कम देने हैं। तो कितने पे करने हैं, 95,000। मीन्स हमारी जो लायबिलिटी थी वो क्या हुई है, कम हुई है। और जो लायबिलिटी कम हुई है मीन्स फर्म को फायदा हुआ है, फर्म को प्रॉफिट हुआ है, फर्म को लाभ हुआ है। और वो लाभ हुआ है तो हम यहां पे लिखेंगे। लेकिन लाभ किस कारण से हुआ है, फर्म को लाभ दायित्व में कमी हुई है, लायबिलिटी डिक्रीज हुई है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे यहां पर, बाय डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। हिंदी में बोले तो दायित्व के मूल्य में कमी। उसके बाद डिफरेंट ऐसा हो सकता है, कोई एक ऐसा दायित्व हो, एक ऐसी लायबिलिटी हो जो जिसको रिकॉर्ड करने से रह गई या जिसको लिखने से हम भूल गए और अब हमें पे करनी पड़ेगी। क्या
ऐसा हो सकता है कि जिसको बिल्कुल ही भूल गए हो, उसको यहाँ पे मीन्स टू अनसीन या टू अनसीन और अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज। हिंदी में बोले तो अज्ञात या अलिखित दायित्व। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी से 1 लाख रुपए का उधारी माल खरीदा था, परचेज ऑन क्रेडिट, लेकिन उसको हम हमारे अकाउंट्स में लिखना भूल गए, हमारी जो खाते हैं, हमारी जो किताबें हैं, हमारी जो पुस्तक में लिखना भूल गए। पैसे लेने आया वो 1 महीने के बाद, तो याद वाह इसको तो पैसे पे करने थे। मीन्स ऐसा दायित्व जो हमारी मिस्टेक से या किसी और कारण से रह गया है, तो उसको पे करना पड़ेगा, उसको हम यहां पे लिखेंगे। जैसे कि यहां पर इस एग्जांपल में लेनदार क्रेडिटर कितने रुपए से लिखे बगैर रह गए थे, 1 लाख रुपए से, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू अनसीन या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। कितना, 1 लाख रुपए, टू क्रेडिटर में लिखेंगे। नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है कि कोई संपत्ति है, संपत्ति लिखने से रह गई हो, तो यह इंसान है और इंसान से भूल होती रहती है, जिसको मानवीय भूल बोलते हैं। ऐसा तो हम यहां क्या लिखेंगे, ठीक इसका अपोजिट, बाय अनसीन या अनरिकॉर्ड एसेट्स। हिंदी में लिखे तो अज्ञात या अलिखित संपत्ति। फॉर एग्जाम्पल, कोई टाइपराइटर था जिसको हमने कबाड़ मान के एक तरफ डाल रखा था, और आज उसकी मार्केट वैल्यू 5,000 रुपये है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, बाय टाइपराइटर। या कोई एक इक्विपमेंट हमने परचेज किया था, परचेज करने के बाद उसको लिखना भूल गए, फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आपने 1 2 3 1 2 एंड 3 ये 3 स्टेप सीख लिए, या बिल्कुल सीधी बात करूं, अगर आपने ये 3 बातें सीख ली तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। 3 बातें एक बार दोबारा रिपीट। ऐसा कोई भी या ऐसी कोई भी घटना जिससे हमारे फर्म को हानि हो, चाहे वो संपत्ति के मूल्य में कमी हो या वो दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो, चाहे संपत्ति के मूल्य में कमी हो या दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो, या कोई अज्ञात या अलिखित दायित्व रह गया हो, इन तीनों स्थिति में हमारी फर्म को हानि होती है, उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड। और ऐसा कोई भी जो इसके अपोजिट हो, मीन्स चाहे वो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो, चाहे वो दायित्व के मूल्य में कमी हो, चाहे वो अज्ञात या अलिखित संपत्ति जो लिखने से रह गई हो वो हो, इन तीनों केस में हमारी फर्म को लाभ होगा, और लाभ होगा तो यहां पर अब ये जो अमाउंट साइड है इसको हम ऐड कर देंगे। ये जो आइटम्स हैं इनको ऐड करके याद रखने के वास्ते एक तरफ कॉर्नर में लिख लो, इसको एक तरफ कॉर्नर में लिख लो। दोनों का जोड़ हो गया, इसका भी आपने जोड़ सम कर लिया, जोड़ कर लिया, इसका भी आपने जोड़ कर लिया। अब जिस भी साइड का जोड़ सबसे अधिक है उसको दोनों तरफ लिख दीजिए। मान लीजिए कि इस साइड का जोड़ 2 लाख रुपए है, मैं मान के चलता हूं, और इस साइड का जोड़ 1 लाख रुपए है, तो कौन सी साइड का जोड़ ज्यादा है? सीधी सी बात है, क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है। तो ये जो अधिक है, जो इस तरफ भी 2 लाख रुपए और
इस तरफ भी 2 लाख रुपए। अब इसका कोई काम नहीं। अब ये जो जोड़ है इस जोड़ से कितना अधिक है, सॉरी ये जो जोड़ है इस 1 लाख रुपए के जोड़ से कितना अधिक है, डायरेक्ट बात है 1 लाख। जो ये जोड़ इस जोड़ से जो हमने यहां पे लिखा माना हुआ है, ये जो जोड़ है इस जोड़ से जो यहां पे लिखा हुआ है उससे जितना अधिक है अंतर की राशि, डिफरेंस के अमाउंट यहां पे लिखा हुआ। ऐसे भी हो सकता है कि ये 1,50,000 रुपए, फिर यहां पर कितना आ जाएगा 50,000। और इसके सामने लिखो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। डिफरेंस पार्टनर्स होते हैं, साझेदार होते हैं, उसकी जो कैपिटल है वो 2 प्रकार से होती है, फिक्स कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल। फिक्स कैपिटल कौन सी होती है, जिसको हम हिंदी में स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी कहते हैं। परिवर्तनशील पूंजी वो होती है जो फर्म के लाभ या हानि के साथ बदलती रहती है, उसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टनर की कैपिटल परिवर्तनशील है तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि पार्टनर कैपिटल फिक्स है। फिक्स मींस पार्टनर की स्थायी पूंजी वो होती है जो फर्म के लाभ और हानि के साथ बदलती नहीं। फर्म की लाभ या हानि के साथ जो पूंजी बदलती नहीं उसको हम बोलते हैं स्थायी पूंजी। और अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स की कैपिटल स्थायी है, कैपिटल आर फिक्स, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्रेंड्स अगर हमारे क्वेश्चन में, अगर हमारे प्रश्न में यह नहीं दिया हुआ कि कैपिटल फिक्स है या परिवर्तनशील है, फिक्स है या वेरिएबल्स है, तो हम ये मान के चलेंगे कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो परिवर्तनशील है। और ऐसी कंडीशन में, ऐसी दशा में हमें टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। लेकिन डिफरेंस ऐसा भी तो हो सकता है कि साइड, इस साइड का जोड़ 2 लाख रुपए हो और इस साइड का जोड़ 90,000। अब कौन सी साइड का जोड़ ज्यादा है, डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा है किससे, क्रेडिट साइड से। जो भी ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो, जो अंतर है, डिफरेंस है, वो यहां पे लिख दो। हमने जो माना है उसके आइए अब इससे संबंधित हम जरूर चेष्टा करते हैं। संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, इसकी नरेशन हो जाएगी फॉर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट, संपत्ति के दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। थर्ड, अज्ञात या अलिखित दायित्व उत्पन्न होने पर,
अज्ञात या अलिखित दायित्व उत्पन्न होने पर या पाने पर हम बोल सकते हैं इसकी जरूर एंट्री हो जाएगी यदि कोई अज्ञात या अलिखित दायित्व जो पहले हमें नहीं पता था अब पता चला है, उसके लिए हम जरूर पुष्टि क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनसीन या अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज, टू अनसीन या अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज। नेक्स्ट होगी। अब अगर हम क्रेडिट साइड की जनरल पुष्टि करेंगे तो ठीक इसके अपोजिट मीन्स मतलब साफ करें इसको, मतलब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जितनी भी अमाउंट से हुई है। नरेशन क्या हो जाएगी, फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सेकंड, अगर किसी दायित्व के मूल्य में कमी होती है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन, सॉरी, अगर किसी दायित्व के मूल्य में कमी होती है तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन हम क्या लिख देंगे, फॉर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। नरेशन क्या हो जाएगी, फॉर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। नेक्स्ट, कोई अज्ञात या अलिखित संपत्ति पाने पर एंट्री क्या हो जाएगी, अनसीन या अनरिकॉर्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनसीन या अनरिकॉर्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1, 2 एंड थर्ड एंट्री क्या, अनसीन या अनरिकॉर्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको 1, 2, 3 तीन केस जो यहाँ थे उसकी जनरल एंट्री यहाँ पर बताई है, और जो 3 केस यहाँ पर है मीन्स संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, दायित्व के मूल्य में कमी, अज्ञात या लिखित संपत्ति, उसकी जनरल एंट्री मैंने यहाँ पर बताई है। अब जो ये बच गया यहाँ पर और जो यहाँ पर था, इट मीन्स अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को बांटने की जो प्रविष्टि होगी उसकी एंट्री क्या होगी, पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ को बांटने के लिए, फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स। कौन सा प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लॉस हो, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को हम बांटेंगे तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, ठीक इसके अपोजिट मीन्स
लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा लॉस? रीवैल्यूएशन अकाउंट्स का लॉस। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? पार्टनर्स, ये तो लाभ को बांटने के वास्ते है, अब इसको हानि को बांटने के वास्ते लॉस डिस्ट्रीब्यूट। क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, उससे रिलेटेड जरूर दृष्टि। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, यह बनाया कब जाता है, यह बनाया क्यों जाता है, और इसको बनाने में हमें कौन कौन से आइटम सीखने होते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल, आपके चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।